हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज द 6th हमारा जो अभ्यास था वो था नियोजन और जन कल्याण से, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया, देख लिया। जो आज का हमारा विशेष टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखा हुआ है भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास। ये आपको बताना चाह रहा है कि इंडिया में कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो बेसिक सा अगर आपको मैं समझाऊं तो ये आपको एंशिएंट इंडिया में लेकर के जाना चाहता है ये चैप्टर, कि आप जान सके कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे यहाँ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार हमारे जो लोग थे वो खाने को, भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उसके बाद आपको पता चलेगा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कौन से डॉक्टर थे, कौन से मैथमेटिशियन थे, कौन से एस्ट्रोफिजिक्स थे जिनके ज्ञान को हम आज भी यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा डियर कि जो हमारे उस समय के स्कॉलर्स हुए, वैज्ञानिक हुए, वो उनकी किताबें जो हैं अरबों के माध्यम से यूरोप के पास गई थी। जीरो का ज्ञान जो है वो हमने दिया था, और हमारे द्वारा ही आज दुनिया को सभ्य बनाने का, देश का दम भरने वाला जो यूरोप है वो भी जीरो का ज्ञान भारत से ही सीख के गया था। इसीलिए आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है। आइए लेट्स बिगिन विद मी। सबसे पहले है भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास। क्या लिखा है? पाषाण युग की प्रौद्योगिकी की विवेचना कीजिए। क्या है? पाषाण युग की। पाषाण युग दैट इज, पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर का युग, जो आपकी क्या कहते हैं, स्टोन एज। स्टोन एज। पाषाण युग की प्रौद्योगिकी के 3 स्तर थे। देखिए पहले कौन सा आया? प्रागैतिहासिक काल आया, और प्रागैतिहासिक के कुछ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरीके के कुछ आए। 3 फेज हुए, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन जो पाषाण काल का मेन पहला एरा था उसके खुद के 3 पार्ट हुए, दैट इज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पाषाण युग की प्रौद्योगिकी के 3 स्तर थे। पत्थर का फलकदार टुकड़ा मानव का प्रथम औजार था। उसने पत्थर का टुकड़ा तोड़ा और उसी के माध्यम से ही अपना शिकार करना स्टार्ट किया। जिस चीज को मारता था खा लेता था, पत्थर के औजार से ही। बाद में आपके यही पत्थर जो हैं, जो नेक्स्ट काल आने वाले हैं, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इन्हीं पत्थरों को और ज्यादा चिकना किया जाएगा, इन्हीं पत्थरों को और ज्यादा नुकीला बनाने का प्रयास किया जाएगा। पत्थर से पत्थर को ही काटा जाएगा और पत्थर से पत्थर को ही रगड़ा जाएगा। उससे क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं और ज्यादा चकमक हो जाते हैं, और ज्यादा उनकी तीव्रता, तीक्ष्णता जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। यही मेन सा ऑब्जेक्ट था, खासकर पूरा पाषाण काल के एरिया में। इसका उपयोग आदि मानव शिकार करने, लकड़ी काटने और कंदमूल खोदने में करता था। अब उंगली से तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, वही पत्थर को तोड़ता था, उसी से करता था। मध्य युग में हथियारों में अंतर आया। जो आपके पत्थर थे वो और ज्यादा चकमक होने लगे, और ज्यादा महीन होने लगे, और इसने तेज धार वाले हथियार जिनमें मुट्ठे भी थे बनाए, पत्थर के होते थे मेन। उत्तर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब जो उत्तर मध्य पाषाण काल आ गया, मानव हड्डी और हाथी दांत के औजार बनाने लगा। ये सेकंड फेज में हम आ गए। पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल जो था, इसमें फिर मानव ने हड्डी के भी उपकरण बनाए, हाथी दांत के जो होते हैं उसको भी इसने उपकरण के रूप में यूज किया। तथा प्राकृतिक संघर्ष द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उसने भाला और धनुष का प्रयोग करना आरंभ किया। ये उसके बाद प्रारंभ किया था। भाला, धनुष, उस समय नॉर्मल से धनुष बनते थे, नॉर्मल से भाले होते थे, वही पत्थर के यूज किए जाते थे, मेनली भाले भी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से निर्मित हथियारों को देखकर ही पाषाण युगीन मानव के प्रौद्योगिकी विकास को जाना जा सकता है। खासकर जो आपका नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल में ही मानव ने कृषि करना आरंभ किया था। कृषि के जो प्रारंभिक हमको साक्ष्य मिलते हैं, कृषि जिसको आप कहते हैं एग्रीकल्चर, इसके जो प्रारंभिक हमें साक्ष्य मिलते हैं दैट इज नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्लीज, नियोलिथिक एज। विशेष रूप से नवपाषाण काल में हमें कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखने का प्रयास करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण प्रणाली, पहली बात मैं आपको बता दूं यहीं पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर निर्माण प्रणाली है वो आज के नगरों से ज्यादा हायर इफिशिएंट थी, बहुत ज्यादा अच्छी प्रणाली थी। इवन हमारी आज की वो प्रणाली जो है उस हिसाब से वर्क नहीं करती है, बल्कि जो नगर निर्माण की प्रणाली है आज भी हमने यहीं से उधार ली है। को आधुनिक नगर निर्माण प्रणाली से तुलना करते हुए भारतीय मौलिक कौशल का परिचय दीजिए। मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा काल की नगर निर्माण प्रणाली है वो नगर जो है एक दूसरे को रेक्टेंगली काटते थे, जो आप कहते हैं ना चौकोर अगर आप कर लें तो समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री एंगल पर जो थी रोडें एक दूसरे को काटती थी। जो नगरों के जो घर हुआ करते थे उन नगरों के घर का जो द्वार हुआ करता था वो गलियों की तरफ खुलता था ताकि बाहर की तरफ ना खुले। नगरियों की जो आपका सीवेज सिस्टम हुआ करता था, जो आपकी जो घर का जो नाली होती है वो मेन नाली से जुड़ी होती थी, और मेन नाली जो थी वो कनेक्ट होकर के बड़ी नालियों से जुड़ती थी, लेकिन उसमें सोकपिट ऐसे बने हुए थे कि अगर कोई कचरा भी होता था तो वो सोकपिट में आ जाता था और केवल पानी जो है वो फ्लो करके बाहर निकल जाता था, और यही पानी जो है अगली मेन नाली से जुड़ करके बाकी फ्लश आउट कर दिया जाता था, जहां पर भी करते होंगे वो लोग, खासकर नहरों वहरों में। तो इस तरीके से उनकी प्रणाली थी, और जो उनकी नाली प्रणाली थी उसमें भी ऊपर ऊपर उसको कवर किया जाता था, ढका जाता था। ये सब साफ सफाई के लक्षण बताए गए हैं और यही चीज आज भी हम अपनाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण में हमें अत्यंत प्रवीणता, मतलब बहुत ही उच्च कोटि के कौशल के दर्शन होते हैं। मकानों में ऊंचे चबूतरों और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंट से निर्मित जो घर होते हैं वो मजबूत होते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। छतें समतल और घरों में लकड़ी के स्तंभ भी होते थे। चौड़ी सड़कें, नालियों द्वारा पानी का व्यवस्थित तरीके से निकास, स्नान गृह भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नान गृह पाया गया है और ऐसा कहते हैं कि वो उस समय की एक सबसे बड़ी वृहद संरचनाओं में आता था। इतना बड़ा क्या कहते हैं वो आपका स्नान घर पाया गया, और स्नान घर में उतरने के लिए बाकायदा उन्होंने सीढ़ियों का भी निर्माण किया था, और स्नान घर जो बना हुआ था उसमें पानी ना रिसे, इसीलिए बिटुमिनस के उस तरीके का उन्होंने सीमेंट यूज किया था ताकि पानी रिस के नीचे ना जाए। तो ये आपको कुछ उन्नत तरीके के एक कौशल का परिचय दे रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा युगीन जो सभ्यता है वो कांसे की सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज। शौचालय की व्यवस्था है, प्रत्येक घर में शौचालय पाए गए, स्नान घर पाए गए। उसी प्रकार जो आज आप अपना देखते हैं एफसीआई के गोडाउन्स जहां पर खाद्यान्न फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, हड़प्पा में बाकायदा रावी नदी के किनारे हड़प्पा में बाकायदा 6-6 की कतार में अन्नागार पाए गए हैं, जो फूड ग्रेन्स के स्टोर्स हैं वो सब पाए गए हैं। ये सब बताते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब बताते हैं कि कैसा उन्नत सिस्टम था, उन्होंने राशन को भी स्टोर करना सीखा था। उसी मॉडल को हमने आज भी अपनाया है, खासकर एफसीआई के जो गोडाउन आप देखते हैं, वेयर हाउसेस देखते हैं, ये सब वहीं से आए हैं। मार्गों की व्यवस्था इस सभ्यता के उत्तम विकास को प्रकट करती है। जो रोडें जाती थी वो इस तरीके से होती थी, चौकोर एंगल से जाती थी, और आज भी हमारे यहाँ ये मॉडल है। इसी तरह हमारे यहाँ इसी तरह की चौड़ी सड़कें, नाली, नालों की व्यवस्था है। आज के युग के समान ही इस युग में भी खलिहान व उनको सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था को देखकर ही हम अपने पूर्वजों की विकसित संस्कृति और सभ्यता का अनुमान लगा सकते हैं। निष्कर्ष निकाल सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आधुनिक युग के समान अत्यंत विकसित थी। यही चीज मैंने भी आपको लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसके अलावा भी खासकर आपको ध्यान होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जल संरक्षण, और यूनेस्को ने धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। धौलावीरा हड़प्पा काल का ही एक एरिया है जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी साइट है किस चीज की? वाटर कंजर्वेशन को लेकर के। वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता था ये धौलावीरा की साइट हमको बताती है, जल संरक्षण की प्रणाली। और आज जल संरक्षण जो है विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो ये चीज तो हमारे ऑलरेडी क्या कहते हैं
हड़प्पा में थी। उसके बाद हम देखें प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन करें। हड़प्पा काल से ही कुछ ऐसे हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि यहां पर भी चिकित्सा प्रणाली भी जो थी वो एक अच्छे स्टेज पे थी, क्योंकि हड़प्पा काल की लिपि जो थी, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर उनको पढ़ लिया जाए तो हमको उनके बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसको पढ़ने के अभी भी प्रयास चल रहे हैं। हड़प्पा को लेकर के अभी भी आपके इंस्टीट्यूशन जो है, खासकर आईआईटी कानपुर भी उसके ऊपर वर्क कर रहा है हड़प्पा काल को लेकर के। लिखा है हमारे देश में अश्विनी कुमार, ये वैदिक काल में मेन आए थे अश्विनी कुमार, जो कि डॉक्टर माने जाते हैं देवताओं के। अश्विनी कुमारों को औषधियों का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। कौन? अश्विनी कुमार। ये शल्य चिकित्सा में निपुण थे। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जन, और एंशिएंट इंडिया में सर्जन को आगे खिताब दिया जाएगा सुश्रुत को, जो कनिष्क के टाइम पीरियड में आएगा। लिखा है उन्होंने संपूर्ण मानव रोगों का कारण जो है वात, पित्त और कफ को माना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेदाचार क्या कहता है? 3 मेन मूल कारण है मानव रोग के, वात, पित्त और कफ। ये कौन है? मेन कारण है आपके रोगों के, और यही चीज उन्होंने भी बताई। लिखा है इनके बाद धन्वंतरी भी आपको मालूम होगा, धन्वंतरी प्रभु ने अनुसंधान के बाद औषधि अमृत का आविष्कार किया, कैसे औषधि आएगी। उसके बाद चरक महोदय आए। चरक आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जो कि आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में सुश्रुत होंगे, जो कि सर्जन माने जाएंगे। इस ग्रंथ के अंदर औषधि विज्ञान, आहार पथ्य, मानसिक शारीरिक रोगों की चिकित्सा, शारीरिक रचना, उपचारों का उल्लेख किया गया है। आत्रेय कौन है? आत्रेय प्रभु पहले देवता माने जाते हैं आयुर्वेद के, जिन्होंने रोगों के लक्षणों को स्पष्ट किया, सभी खट्टे, मीठे, तीखे आदि रसों के शरीर पर होने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया। देखिए सुश्रुत के बारे में भी लिखा हुआ है। सुश्रुत जो है वो कौन है? सर्जन है के जनक। सुश्रुत आपके चिकित्सा के जनक थे, शल्य चिकित्सा, सर्जन, जो आप जानते हैं सर्जन कौन होते हैं। और ऐसे कहते हैं कि इतने महान शल्य चिकित्सक थे कि अगर कोई अंग कट जाता था तो दूसरे पार्ट से उस मांस को लेकर वहां पे लगा दिया जाता था, और यह भूमिका निभाते थे कौन? सुश्रुत जी। इन्होंने 101 घंटों प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया। सर्जन वही कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। जो आज हम प्लास्टिक सर्जरी को देख रहे हैं वो भी हमारे यहां से ही निकली है, और उसके जो जनक थे कौन थे? सुश्रुत जी। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में पशु चिकित्सा के जनक शालिहोत्र माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा प्लीज। इन्होंने घोड़ों के गुण, रोगों के लक्षण, सर्पदंश, जहरीले तीरों का इलाज स्पष्ट किया। व इस प्रकार हम देखते हैं हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान जो है अत्यंत उच्च कोटि का है। खासकर आज भी जो आयुर्वेद का, आयुर्वेदाचार को जितना प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, वो किसके ऊपर कर रही है? चरक संहिता के ऊपर। आज शल्य चिकित्सा औषधि विज्ञान की जो खोजें हमारे समक्ष आ रही हैं उनका स्पष्ट उल्लेख जो है हमारे चिकित्सा ग्रंथों में मौजूद है। आयुर्वेद के ऊपर तो विशेष रूप से आयुष मंत्रालय को वर्क दिया गया है कि आयुर्वेद के ऊपर खोज किया जाए, ताकि हम अपनी पारंपरिक पद्धति को भी जानें। आयुर्वेद, आयुष, यूनानी चिकित्सा पद्धति, ये सब चीजें। लिखा है भारतीय गणित शास्त्र के विकास परंपरा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत में वैसे मैं आपको बता दूं हड़प्पा काल, हड़प्पा में एक जगह थी जो थी कालीबंगा। और कालीबंगा कौन सी एरिया थी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हड़प्पा में एक जगह थी कालीबंगा, इसके बारे में आप चाहे देखिएगा। कालीबंगा एरिया जो है वो है राजस्थान में, और राजस्थान में पड़ता था कालीबंगा एरिया हड़प्पा काल में।
यहां पे सबसे पहले हमको ये पता चला कि यज्ञ वेदी बनाई गई थी। मोहनजोदाड़ो में जो आपके ईंटें हमको प्राप्त हुए हैं वो भी एक बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर में प्राप्त हुए हैं, और ऐसे ईंटें जो हैं ये माना जाता है बिना सांचे के नहीं बन सकते। लगभग 11 सेंटीमीटर गुणे 5.5 गुणे उस तरीके से बने हुए हैं। तो ऐसी चीजें हमको प्राप्त हुई हैं। हमें उस काल के कुछ 16 के गुणकों में हमें कुछ बांट मिले हैं। तो ऐसी चीजें जो है एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। यहां से हमें यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं। जो यज्ञ आप करते हैं वो यज्ञ वेदी कैसे बनाई जाती है, जो यहां पे साक्ष्य मिले हैं। जो ऋग्वेद में फिर हमको यज्ञों की परंपरा स्थापित होती है, जो कि एक मैथमेटिकल चीज है। ध्यान दीजिए प्लीज। भारत में यज्ञ के शुभ दिन और समय ज्ञात करने के लिए गणित शास्त्र का जन्म हुआ। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, गुप्त काल में जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो आपके आर्यभट्ट हुए, आपके वारामिहिर जी हुए। तो ये हैं आपके आर्यभट्ट साहब, वारामिहिर जी हुए। आर्यभट्ट ने अपनी किताब लिखी सूर्य सिद्धांत, और इनकी एक किताब और मैं लिख देता हूं, आर्यभट्टियम। को स्पष्ट किया। इन्होंने किस चीज की बताई हमको भाषा? शून्य की, दशमलव का ज्ञान दिया, पाई का ज्ञान दिया। आपको भी मालूम है मैथमेटिक्स में बहुत कॉमनली यूज होती हैं ये चीजें। उसी प्रकार वारामिहिर जो है आपके एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे, खासकर वारामिहिर जी। जी देखिए, वारामिहिर को कृषि और ऋतु विज्ञान का ज्ञान था। किसका? कृषि का और ऋतु विज्ञान का। ऋतु विज्ञान क्यों? क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे ये, और खगोल विज्ञान से इन्होंने ये निकाला था कैसे ऋतुएं चेंज हो गई, कैसे वो कृषि के लिए उपयोगी होंगी। इस तरीके से इसको कोरिलेट किया गया है। भारतीय गणित में ब्रह्मगुप्त का भी योगदान है। जी हां, बिल्कुल है। इन्होंने बीज गणित का विकास किया। बीज गणित का मतलब होता है अलजेब्रा। ठीक है। उसी प्रकार इसी परंपरा में श्री धनाचार्य ने इसको आगे बढ़ाया। लिखा है गणित शास्त्र की परंपरा का चरम विकास भास्कराचार्य के युग में हुआ। भास्कराचार्य ने एक बुक लिखी थी, दैट इज लीलावती। ऐसा कहते हैं, इनकी बेटी का नाम था लीलावती। गणित सिद्धांत अत्यंत व्यापक है। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, क्या? लीलावती लिखा भी है और सूर्य सिद्धांत। इन्होंने सूर्य सिद्धांत में खगोल शास्त्र की चर्चा की है। खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोफिजिक्स। ये क्या है? दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। भास्कराचार्य का गणित सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। गणित सिद्धांत गणित से संबंधित है। इस प्रकार आज के गणित शास्त्र को अधिक व्यापक बनाने में आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य का अत्यंत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद चलते हैं मध्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मैं आपको यही बता दूं, मध्यकालीन वास्तुकला की जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो बेसिकली ये हैं कि उन्होंने एक मैथमेटिकल ऑर्डर में हर चीज को डेवलप किया। एक उदाहरण दूं मैं आपको, तो आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा। अगर जितना भी रिक्टर पैमाने पर जितना बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, ताजमहल में इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई भूकंप आएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर है तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कहता हूं भगवान न करे जितने भयंकर से भयंकर वहां ताजमहल के एरिया के पास भूकंप आ जाए, तो उसकी जो 4 मीनारें लगी हुई हैं वो कभी भी गुंबद के ऊपर नहीं गिरेंगी, टॉम्ब एरिया में नहीं गिरेंगी, वो हमेशा गिरेंगी तो आउटर साइड एरिया में गिरेंगी। एक उधर गिरेगी, एक उधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, ऐसे बनाया गया। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑर्डर। बाबर के बारे में मैं आपको विशेष रूप से बनाऊं, जो मुगल अधिकारी थे, बाबर हो गए या अकबर हो गए, ये सब जो राजा थे, इन्होंने यहां की वास्तुकला की जो है बहुत ही आलोचना की है।
बाबर और ये जितने मुगल थे, इनको बाग लगाने का बहुत शौकीन था, और इनके जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स देखेंगे वो सब बाग में है। बाग मतलब गार्डन एरिया में। ऐसा मानते थे कि ये लोग कि बाग जो है वो सबसे शांति प्रिय इलाका होता है, इसीलिए अगर यहां पर कोई रूह वास करती है तो वो बहुत शांत हो जाती है। इसीलिए आप इनके जितने मॉन्यूमेंट्स देखेंगे अधिकतर आपको ग्रीनरी जरूर दिखाई देगी, चार दीवारी पर एक बाग की प्रथा आपको जरूर दिखाई देगी। जितने भी एरिया बने हैं सब मैथमेटिकल ऑर्डर में बने हैं और उसमें गणित का विशेष रूप से यूज किया गया है। हमारे यहाँ जो पहले प्रथा थी, ये जो हमारे ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक्स हैं, इसी को ही हम जोड़ जोड़ करके बना देते थे क्या, एक आर्क। जैसे कोई आर्क हमको बनानी होती थी मेहराब के रूप में, तो हम ऐसे बनाते थे। और ये जो हमारी शैली उस समय कहलाती थी वो कहलाती थी अरबस्क। तो ये अरबस्क शैली कहलाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसको मुगल आए, तो मुगल आए या दिल्ली सल्तनत के लोग आए, उन्होंने इसको ऐसे बनाया, देखिए ऐसे बनाया, ये इस तरीके से फिर मेहराब निर्मित हुई। तो ये सब क्या, ये तकनीकी विशेषताएं हैं। लिखा है ईसा की 4वीं शताब्दी से ही भारतीय वास्तुकला की वास्तविक प्रगति हुई, 4वीं शताब्दी से। ओके, खासकर गुप्ता काल से आप देखेंगे तो मंदिर निर्माण चालू हो गए हमारे यहाँ। भीतरगांव का मंदिर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भारतीय वास्तुकला में गुप्त काल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकला मतलब पेंटिंग के साथ साथ इस काल के हिंदू मंदिरों में भी उच्च स्तरीय वैज्ञानिकता हमको दिखती है। मुगल काल में देशी परंपराओं के साथ साथ मुस्लिम शैलियों को भी अटैच किया गया, जिनमें मुगल कालीन इमारतें, हुमायूं का मकबरा, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि प्रमुख है। विशेष रूप से अगर मैं चित्रकला के बारे में आपको बताऊं तो चित्रकाल का गोल्डन पीरियड पता है किसे कहा जाता है? वो जहांगीर का टाइम कहलाता है। जहांगीर का टाइम जो है, मुगल राजा जहांगीर, अकबर का लड़का, उसका टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है क्या? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल। क्यों? क्योंकि इसके समय में जो मुगल चित्रकला थी वो सबसे पीक पर पहुंच गई थी। इवन कुछ अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपनी वहां की चित्रकारी दिखाई और कहा कि इंडियंस जो हैं, आपके जहांगीर को बोला कि इसकी नकल नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। कुछ उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई, बट जहांगीर ने कहा ठीक है आप हमें दे दीजिए। मॉर्निंग में दी, इवनिंग में उसी अंग्रेज को लेकर के गए उस एरिया में, अपने क्या कहते हैं, जहां पेंटिंग होती थी, और उसकी पेंटिंग रख करके वैसे ही कम से कम 40 पोर्ट्रेट बना दिए। और यह कहा कि अब आप ये पहचानिए कि यूरोप में जो आप ले करके आए थे चित्रकारी वो कौन सी हैं। आप डियर बिलीव मानिए वो पहचान नहीं पाया था। जहांगीर इतना पारखी था पेंटिंग के मामले में कि वो ये पता कर लेता था कि हाथ किसने बनाए हैं, पैर किसने बनाए हैं, मुंह किसने बनाया है, किसने कलर भरे हैं, किसने पेड़ में कलर भरे हैं, किसने पेड़ का आर्किटेक्चर बनाया है उसमें। मतलब इतना ज्यादा ज्ञानी था पेंटिंग के मामले में, बहुत पेंटिंग का, इसीलिए गोल्डन पीरियड कहते हैं जहांगीर का। ये सब क्या था? ये टेक्नोलॉजी थी, ये उन्नत अवस्था थी, उसमें कुछ तकनीकें यूज की गई थी, ना केवल आर्किटेक्चर में बल्कि चित्रकला में भी ये चीजें हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो उसकी नगर नियोजन प्रणाली, उसकी जल संरक्षण प्रणाली, उसकी अन्नागार प्रणाली, उसका जो मैनेजमेंट का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, ये सब चीजें, उसकी टेक्नोलॉजी। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन मतलब ब्रॉन्ज एज में हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ी विशेषता जो थी इसकी टाउन प्लानिंग थी। क्या? सिटी प्लानिंग। टाउन प्लानिंग और वास्तुकला। वास्तुकला में आप मान सकते हैं घोड़ा गाड़ी वहां से मिली है, कुछ हमें मूर्तियां मिली हैं, कुछ मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। उसी प्रकार दुर्ग मिला है, दुर्ग निचला नगर, ऊपरी नगर, इस तरीके के कुछ दुर्ग मिले हैं
तो ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। वहाँ की हड़प्पा काल की जो मोहरें मिलती थी, मोहरे का मतलब ये होता है कोई ये लोग ट्रेडिंग करते थे तो उसमें कोई सील लगा दी जाती थी, तो वही चीज़ देखी गई है। उसमें एक श्रृंगी मतलब सिंगल सींग जिसका होता है, दैट इज राइनोसॉर्स, तो गेंडे की उसमें प्रतिमा मिली है, और भी चीज़ें मिली हैं, तो ये सब चीज़ें थी। व्यापार के लिए मुद्रा प्रचलन के भी हमें वर्णन मिले हैं। जी हाँ, मुद्रा प्रचलन के हमें वर्णन मिले हैं। कपास की खेती होती थी, बिल्कुल होती थी, कपास मिला है हमको, खासकर गुजरात से हमें विशेष रूप से कपास की हमें मिली है। रंगपुर का एरिया जिससे सूत और कपड़े का निर्माण होता था। बर्तनों को देखिए, ज्यामिति, चित्रकारी और विभिन्न रंगों से रंगा जाता था। ओसीपी कल्चर के हमको मिलते हैं, ऑक्री पेंटेड जो बर्तन होते थे वो हमको मिले हैं। खासकर चित्रकारी में मैंने आपको बता दिया, उसमें कुछ मोहरें लगाई जाती थी, मोहरों में भी चित्र बने होते थे। इनके जो बर्तन मिले हैं उसमें भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। ज्यामिति का मैंने ज्ञान हो गया, ज्यामिति का विशेष रूप से ज्ञान रखिएगा। कालीबंगान का वो जो यज्ञ वेदी मिली है वहां से हमें ज्यामिति का ज्ञान होता है, आपकी ज्योमेट्री। उसके बाद हम देखते हैं भारत में लौह युग का प्रारंभ कब हुआ, इस युग की प्रमुख फसलें कौन सी थीं। तो ध्यान रखिएगा, लौह युग का प्रारंभ जो है हड़प्पा युग के बाद होता है। खासकर उत्तर वैदिक काल जो है वो लौह युग से संबंधित है। भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। लौह युग को ही वैदिक युग कहते हैं। ऋग्वैदिक काल जो है, वैदिक काल को अगर आप देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास जाता है, 600 ईसा पूर्व के आसपास। 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो का समय है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। और उसी को ही वो बोल रहे वैदिक युग। यह युग कृषि प्रधान युग था। इसी युग में ही आपके ऋग्वेद आ गए, यजुर्वेद आ गए, सामवेद आ गए। यद्यपि ये बहुत लंबे काल की रचना है, किसी एक काल की रचनाएं नहीं है। इस युग में कृषि से संबंधित औजारों का उल्लेख मिलता है। जी हां, लौह युग से हमें कृषि आपके औजारों का उल्लेख मिलता है, खासकर अतरंजी खेड़ा। ध्यान रखिएगा, कहां से? अतरंजी खेड़ा। उसी प्रकार जखेड़ा। तो यहां से हमको लोहे के सामान प्राप्त हुए हैं। धान और जौ इस युग की प्रमुख फसलें थी। कुओं से पानी निकालने के लिए यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे एक यंत्र की मैं बात करूं, दैट इज रेहेट सिस्टम। तो ऐसी चीजें हमको उस दौरान मिली हैं। प्राचीन युग के प्रमुख भारतीय चिकित्सक कौन हुए? तो ध्यान रखिएगा, कौन चिकित्सक हुए अभी मैंने आपको बताया भी था। सुश्रुत तो मेन होंगे। कौन कौन है? शालिहोत्र। प्राचीन युग में प्रमुख भारतीय चिकित्सक कौन कौन है? सुश्रुत, मध्वाचार्य, वृद्धबल, शालिहोत्र। ये नाम याद करने होंगे आपको। जो शल्य चिकित्सा शास्त्री, औषधि क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते थे, शालिहोत्र। पशु चिकित्सा के प्रमुख चिकित्सक थे शालिहोत्र। उसी प्रकार आप चरक का नाम याद रख सकते हैं, जो कि चरक संहिता के लिखित हैं, जिन्होंने आयुर्वेदाचार्य हैं मेन। भारतीयों को गणित और ज्योतिष की प्रेरणा कैसे मिली? ज्योतिषाचार्य के लिए मैंने एस्ट्रोफिजिक्स का नाम लिया था। वारामिहिर भी थे आपके, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। भारतीय यज्ञ परंपरा में यज्ञ के लिए शुभ दिन और समय ज्ञात करने के लिए गणित और ज्योतिष जानने की प्रेरणा को बल मिला। आर्यभट्ट 0, दशमलव, पाई और वारामिहिर खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्री थे। वारामिहिर की पुस्तक हुई, जैसे आप मान लीजिए ब्रह्म सिद्धांत, वारामिहिर की पुस्तक है। खंडन खंड खाद्य वारामिहिर की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा प्लीज। सिंधु घाटी की सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या लिखा है? देखिए, सिंधु घाटी में एक चीज का ज्ञान नहीं था। क्या? लोहे का। लोहा बाद में आया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो वासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यह चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार इनको घोड़े का भी ज्ञान नहीं था। अभी तक यही माना गया कि इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि घोड़े की बोन्स जो है पाई गई हैं रंगपुर एरिया,
आपके लोथल सुरकोतडा एरिया, सुरकोतडा गुजरात में पड़ता है, सुरकोतडा, वहां से घोड़े की हमको अस्थियां मिली हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि घोड़े का ज्ञान इनको प्रॉपर नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुओं के प्रयोग होते थे। धातु कर्म के लिए लोहा, इंजन, भट्टी, आपको मालूम होगा आज भी जो आपकी स्टील की मूर्ति कोई बनती है ईश्वर की, तो उसमें द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते हैं। क्या? द्रवी मोम विधि। द्रवी मोम विधि में होता है कि सबसे पहले ईश्वर की मोम की आकृति बनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं, मिट्टी की एक पूरी परत चढ़ा देते हैं, और मिट्टी की परत चढ़ाने के बाद जब वो अच्छे से सूख जाती है तो उसमें एक हल्का सा छेद करते हैं। छेद करने के बाद उसको गर्म किया जाता है तो सारा का सारा जितना मोम है वो बह जाता है। एक तरफ से मोम निकल जाता है, दूसरी तरफ से उसमें वही गर्म जो भी आपको स्टील होता है, जो भी आपको पीतल होता है, जिस तरीके की मूर्ति बनानी होती है, उसको लिक्विड फॉर्म में उसमें भरा जाता है, और जब वो सूख जाती है, अच्छे से निर्मित हो जाती है, तो उस फिर मिट्टी को हटा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज भी यूज की जाती है, और यही टेक्नोलॉजी है वो जो कि हड़प्पा काल में भी यूज की जा रही थी। तो अब आप इनकी तकनीकी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। हड़प्पा में जो मोहरें मिली हैं वे वहां की संस्कृति के विशेष उपदान हैं। ये मोहरें सिक्का उद्योग की उन्नत तकनीक के परिचायक हैं। जी हाँ, ये लेन देन के रूप में काम करती थी, बार्टर सिस्टम नहीं था पूरी तरीके से, पैसों में इनमें काम होता था। तो ये आपको बताते हैं कि इकोनॉमी भी कुछ वेल डेवलप्ड है। अच्छा, ये सब जो सारा एरिया मैंने आपको बताया, अरे इसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होगा, खासकर कोई गवर्नमेंट तो होगी, क्योंकि जब निचला नगर और दुर्ग क्षेत्र बोला जा रहा है तो ऐसा कहा जा रहा था कि इनका जो समाज था, एक तरफ निचला नगर था और ये जो एरिया था यहां पे था दुर्ग क्षेत्र। क्या था? दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र या फोर्टिफाइड एरिया, और ये अपर लेवल पर हुआ करता था। तो ये चीज आपको बता रहा होगा कि समाज में डिवाइडेशन था। यहां पे कॉमन पीपल रहते थे, यहां पे कुछ शासक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते होंगे। तो ये आपको उन्नत सभ्यता की नॉलेज देता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को, इसमें टॉपिक को रखा गया प्रौद्योगिकी का ज्ञान क्या है। प्रौद्योगिकी आज की नहीं है, इंडिया में तो देखिए 2000 साल पहले से ही प्रौद्योगिकी किस तरीके से फल फूल रही है। उसके बाद हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु की खोज की? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर ही था जिसकी मानव ने सबसे पहले खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की नगरीय संरचना की प्रमुख विशेषता क्या थी? दैट इज सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। तो ये आपको ध्यान होगा, सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग क्या है, इनकी विशेषता है। उसके आगे हम चलते हैं जी, ये है ध्यान दीजिए, मोहनजोदाड़ो के चबूतरे में लगी ईंट का आकार क्या था? जरा ध्यान दीजिए प्लीज। 11 × 5.5 × 2.5। क्या आज भी इस तरीके के आप ईंटों को यूज नहीं करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखिए किस तरीके की है, अनुपात क्या है? 3:1। दिमाग में आपको थोड़ा सा आ रहा होगा, सॉरी 4:1। हाँ ठीक है, 4, ठीक है। 11.5 गुणे 5.5 गुणे 2.5। कितने बेसिक से, अगर कोई जब तक सांचा नहीं होगा, इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, तब तक क्या इसको डेवलप किया जा सकेगा? नहीं। अश्विनी कुमार किस विषय के विशेषज्ञ हैं? तो ध्यान रखिएगा, औषधि विज्ञान के। तंत्र प्रकाश के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट जी हैं तंत्र प्रकाश के लेखक। तंत्र प्रकाश याद रखिएगा, क्या? तंत्र प्रकाश के लेखक कौन है? आर्यभट्ट जी। उसकी प्रकार हम देखें आगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करें। क्या है? जलवायु, सबसे पहले है सभ्यता, सिविलाइजेशन। विनम्रता, कुलीनता। सभ्यता मतलब सिविलाइज्ड होना। मानव सभ्यता
सृष्टि के विकास की कहानी है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता बहुत ही उन्नत किस्म की थी, बहुत ही हाईली डेवलप्ड थी। जलवायु, क्लाइमेट देखिए, वातावरण, आबो हवा क्या है, जलवायु आप समझते होंगे, क्लाइमेट कंडीशन। मेरठ की जलवायु जो है वो हेल्दी है, स्वास्थ्यप्रद है। अयस्क मतलब होता है ओर, इंग्लिश में आप इसी को कहते हैं ओर। लोहा, लौह अयस्क, जैसे आप समझते हो, आपको मालूम होगा हेमाटाइट, हेमाटाइट आप समझते होंगे। और कौन कौन से ओर होते हैं, उसी प्रकार बॉक्साइट के ओर हैं, है ना। तो इसी चीज़ों को लेकर के चलिएगा। अयस्क से निर्मित वस्तुएं मजबूत होती हैं। धातु कर्म, धातु कर्म वही मेटलर्जी की बात कर रही है, मेटलर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। धातु के कार्यों में दक्ष, गाड़ी, लोहार धातु कर्म के व्यवसाय में दक्ष होते हैं, स्किलफुल होते हैं। रसायन मतलब केमिकल, कोई औषधि, यह रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ है। सौरमंडल, सूर्य संबंधी, सोलर इन्फ्लुएंस, सोलर आप उसको कह सकते हैं सोलर फैमिली, सोलर परिवार, सोलर सिस्टम में कौन से 9 उपग्रह हैं। इसमें 9 है, लेकिन 9वां उपग्रह जो प्लूटो है उसको उपग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए अब जो उपग्रह है वो 8 उपग्रह हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखें। तो क्या है पर्यायवाची? मतलब सेम जो होंगे। सोना, गोल्ड, गोल्ड का पर्यायवाची जो होता है, गोल्ड को कंचन भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, सोना, और कनक भी कहते हैं। कनक मतलब भी होता है सोना। कनक आपकी जौ होती है, पीले कलर की होती है, उसी समझ जाइएगा, सोना। चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं रजत, रूप्य, दुर्वर्ण। आपको बहुत सारे आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो रूप्य नाम का सिक्का जो हुआ करता था उस समय चलता था, रूप्य रूपक भी बोलते थे इसको। दुर्वर्ण भी इसी प्रकार चांदी का ही नाम है। लोहा, आयरन, आयरन और आयरन से ही आपका स्टील बनता है, और लौह भी कहते हैं इसी को ही। पत्थर, पत्थर क्या होता है? स्टोन, पाषाण युग, स्टोन एज, प्रस्तर भी कहते हैं इसी को। शिला भी इसी को कहते हैं, शिलाखंड, पत्थर का टुकड़ा। दवा मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब वही रसायन, वही दवाई, मेडिसिन, और औषधि, वही हो गया औषधि। लेकिन निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखें। विलोम मतलब अपोजिट लिखना है। प्रचलन, जो कि बहुत ज़्यादा आपके यूज में है, प्रचलित है। अप्रचलन, जो कि बिल्कुल यूज में नहीं है। विशिष्ट मतलब स्पेशल, स्पेशल आप किसी को अटेंशन देते हो, किसी को नॉर्मली अटेंशन देते हो, दैट इज सामान्य। निवारण मतलब किसी चीज का आपने उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, निवारण कर दिया है। दुर्निवारण, जो कि बिल्कुल निवारित ही नहीं हो पा रही, जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। अमृत, अमृत का मतलब क्या हुआ? अमृत मतलब जो पी के अमर हो गया। विष, जहर, जो पी के खत्म हो गया। पर्याप्त मतलब सुटेबल अमाउंट में, और अपर्याप्त बहुत कम, बहुत थोड़ा, मतलब अपर्याप्त। तो ठीक है डियर ऑल, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।